गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 13.5 पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 10 का प्रश्नावली 13.5 जो है वो मनोहर रे की किताब में ई अभ्यास में मिल जाएगा 13E। तो जो बच्चे मनोहर रे का बुक रखे अपने पास में रखे हों वो क्वेश्चन नंबर 13E का 19 देखें। प्रश्नावली 13E का क्वेश्चन नंबर 19 देखें। पहला क्वेश्चन है, व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बर्तन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्रपृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। आप जानते हैं कि लंबाई और द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान के लिए हम क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तो पहले हम लंबाई के बारे में देखते हैं कि तांबे का तार है 3 मीटर वाले तांबा के तार जो है 3 मिलीमीटर वाले तांबे के तार को जो है 12 मीटर लंबे और 3 मीटर व्यास वाले बर्तन में लपेटा जा रहा है। तो लंबा कितना है? ये 12 मीटर। ये कितना लंबा है? 12 मीटर। अब जब एक राउंड ये घेरेगा, जब ये बेलन है, बेलन के अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना जगह घेरेगा? तो ये 3 मिलीमीटर घेरेगा। इसी तरह इसको कितना कवर करना है? 12 सेंटीमीटर। तो इसको कितना कवर करना है? 12 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में 3 मिलीमीटर खींचेगा, तो 12 सेंटीमीटर खींचने में कितना मिलेगा चक्कर लगेगा? तो इसको हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। देखिए एक चक्कर में यहां से यहां तक खींचता है, मान लीजिए यहां से यहां तक कवर कर दीजिए, तो पूरा 12 सेंटीमीटर है। अगर यहां से यहां तक 3 मिलीमीटर है तो 3 मिलीमीटर को अगर हम 12 से भाग दे देंगे, 3 मिलीमीटर से अगर हम 12 में भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कुल कितने चक्कर लगाएगा या तार कुल कितने राउंड घूमेगा वो निकल जाएगा। तो हमें तार की लंबाई कैसे निकलेगी? जो एक राउंड निकलेगा, जो कुल राउंड एक राउंड का आयतन सर्कल परिधि निकाल के उससे गुणा कर देंगे तो बेलन की परिधि का एक राउंड हो गया, और इस परिधि को अगर हम गुणा कर दें तो हमारा तार की लंबाई आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि एक बार लपेटने में तार बेलन के 3 मिलीमीटर ऊंचाई को ढक लेगा, तो इसलिए कुल लपेटे गए चक्करों की संख्या कितना चक्कर होगा? बेलन की ऊंचाई बराबर तार का व्यास। बेलन की ऊंचाई कितना है? 3 और व्यास है 0.3। तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे एक अंक बाद और फिर 0 कर देंगे। तो यहाँ ये दशमलव और ये दशमलव कट हो गया। 120 में 3 से भाग दे देंगे तो 40 आ जाएगा। और ये 0.3 कहाँ से आया बच्चों? क्योंकि जो तार है हमारा वो तार है 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या किए हैं? हम 10 से भाग किए। हम क्या किए हैं? 3 में 10 से भाग के 0.3 आया। तो कुल 40 बार लपेटा गया है। तो एक बार में बच्चों जब लपेटा जाएगा तो आप कि ये पूरा चक्कर लगाएगा। ये क्या करेगा? पूरा चक्कर लगाएगा। तो पूरा चक्कर हो जाएगा 2πr। तो हम 2πr लगा के 40 से गुणा कर। तो एक बार लपेटने में तार की कुल लंबाई बराबर बेलन के आधार की परिधि बराबर 2πr। क्या होगा? 2πr। 2π और r कितना है? r है हमारा 5 सेंटीमीटर। r 5 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि व्यास देखिए 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में आप देखिए लिखा है कि 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो व्यास कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। गुणा हो गया 2 पंचे 10 पाई। तो कुल परिधि बेलन की लंबाई हो गई, तार की लंबाई हो गई 10 पाई। अब 40 बार लपेटा जा रहा है। एक बार लपेटने में तार की लंबाई 10 पाई हो गई, तो 40 बार लपेटने में तार की लंबाई 40 गुणित 10 पाई मतलब 400। 40 दाम में 400 और पाई को क्या लिखेंगे? 22/7 और 400 गुणित 22 गुणा करा दिए तो 8800 सेंटीमीटर बटे 7 आया। कितना आया? 8800 सेंटीमीटर बटे 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ये है सेंटीमीटर
हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दिला देंगे। 8800 में जब 7 से भाग देंगे तो 1257.14 सेंटीमीटर आएगा। और हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से जब और भाग दे देंगे तो हमारा 12.57 मीटर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले गुणा करवा देंगे, इतना सेंटीमीटर आ गया, और इसको हम दशमलव में बदल देंगे। दशमलव में बदलने के लिए आप जानते ही हैं कि हम जो है 8800 में 7 से भाग देंगे। तो जब हम टोटल आप भाग देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 1257.14 सेंटीमीटर लगभग आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ देखिए लिख लेंगे और फिर 100 से और भाग देंगे। तो जानते हैं कि अगर इसमें बटे 100 कर दें तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो वही है 12.57 मीटर आ गया। तार की त्रिज्या कितना है, तार की त्रिज्या हो गया है 0.15 सेंटीमीटर। तार की त्रिज्या 0.15 सेंटीमीटर कैसे आएगा, ये देखिए। ताबेलन का व्यास कितना है, 3 मिलीमीटर। तो जब डी बराबर 3 मिलीमीटर है तो आर देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, और 2 से भाग दे देंगे तो, या तो भाग न भी दें, अगर हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 0.3 सेंटीमीटर, और अगर हम उसको उसमें 3/2 कर देंगे तो 1.5 आ गया। तो वही हो गया। तार का आयतन हो जाएगा बराबर तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित लंबाई, तो πr², और ये हो गया h, πr² h हो गया। तो इन दो पाई हो गया ये 22/7, और ये मल्टीप्लाई करवा दिए तो 0.225 हो गया, और h क्या है गुणित 1257.14। फिर जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 88.898 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो 88.898 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारा क्या है, आयतन। आयतन मतलब अब हमारा ये द्रव्यमान आयतन आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। जो घनत्व है ना, क्वेश्चन में दिया गया, आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो हमारा आयतन आया है ना, उसी से हम अब गुणा कराएंगे। देखिए उसी से हम देखिए ये जो सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व आयतन है, घनत्व है, गुणा कर दिए तो 789.41 ग्राम आ गया है। अब हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन 13E का 20वां क्वेश्चन है मनोहर रे के बुक में। दूसरा क्वेश्चन है, एक समकोण जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कर्ण के अतिरिक्त। मतलब ये देखिए, ये समकोण है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से आप ABC एक समकोण हो गया ये, और समकोण है, ये देखिए ABC समकोण है, जिसमें ये क्या है, कर्ण हो गया है। तो उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। ये कर्ण है ना बच्चों, ये घुमाया जाएगा। मतलब ऐसे ये है यही, और लाके यहाँ, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घूमेगा। इसका मतलब ये जाके इधर आएगा, फिर यहाँ से फिर इधर, फिर ऐसे 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 घूमेगा। तो देखिए अगर ये इधर जाएगा तो ये सब भी इधर जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके प्रकार तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम ये फिगर बना लेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है, समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के पैर तक घुमाने पर दिया गया कर्ण जो हमारा AC है, AC क्या हो जाएगा, हम AC होता है, मतलब ये कर्ण बराबर आधार गुणित आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना, कि तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब एक 4 है, एक 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 से 16, 3 त्रिका 9, दोनों 25, और 25 को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। अब आप जानते ही हैं कि जो त्रिभुज है A, B और C, ये 3 त्रिभुज है ना। आपने देखा होगा कि ये जो त्रिभुज है A, B, C, इनमें इनका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट।
हाफ, ये आधार क्या है AC, ये सॉरी AB है और ये BC हो गया। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ AB गुणित BC। ये AB है और ये BC है, तो हाफ AB हो गया 4 और BC हो गया 3। अच्छा देखिए ये है जो है ये क्या है, ये हमारा अगर हम इसको आधार मान लें तो ये BO क्या हो जाएगा, लंब। BO क्या हो जाएगा, लंब है। हम आगे करते हैं, आगे हमारा ये आ गया ये हाफ AB जो है हमारा 4 है, BC 3 है, और हाफ AC अगर हमारा लंब हुआ और बेस आधार हुआ तो हमारा लंब OB हो जाएगा। आप चित्र में देखिए OB हो जाएगा। तो हमारा AC कितना है, 5 है। AC हमने निकाला था नहीं है, AC हमने निकाला है, देखिए AC निकाला है 5, तो हमारा AC कितना है, 5 लिख दिए हैं। OB हमें नहीं पता है अभी, और ये हो जाएगा 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई क्या आया, 6 आया, 2 तिहाई 6 आ गया। अब 2 तिहाई 6 आ गया तो OB बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 12 बटे और ये 5 बटे में कर दिए, 12 बटे 5, 2 छंग 12 और ये 5 बटे में कर दिए, और 12 बटे 5 को जब भाग दिए तो 2.4 सेंटीमीटर आया। ये हमारा OB आ गया है। तो द्विशंकु का आयतन बराबर होता है, अब देखिए आप चित्र अगर देखिए तो ये दो कोण बने, एक तो कोण ऐसे बना, ये आधे पे जाएगा, और एक कोण इधर बना, एक कोण ऊपर की बनेगा, एक कोण नीचे की। तो हम इसका क्या मानेंगे, आयतन 1/3 पाई r h1 स्क्वायर और इसका 1/3 पाई r h2 स्क्वायर। अगर हम इसको h1 मान लें और इसको h2 मान लें तो हम आगे लिखेंगे कि द्विशंकु का आयतन बराबर शंकु 1 का आयतन और शंकु 2 का आयतन। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लिए, h1 प्लस h2, 1/3 पाई r स्क्वायर, और h1 क्या है, OA है, और h2 क्या है, OC है। आप चित्र में देखिए h1 OA और h2 OC है, दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2.4 आ जाता है। 1/3 पाई है हमारा 3.14 और r है 2.4 दिया हुआ है, और OA प्लस OC मतलब दोनों हाइट है, जो विकर्ण निकला हुआ है वो 5 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1/3 गुणित 3.14 गुणित 2.4 गुणित 2.4 गुणित 5। तो 3 के 3 3 8 24 हो गया। अब 8 पंचे 40, 40 गुणित 24 और 2.4 हो जाएगा 96, और 96 गुणित 3.14 करेंगे तो हम 30.14 आएगा। और अब द्विशंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई r L1 प्लस पाई r L2। तो पाई r कॉमन ले लिए, L1 प्लस L2 कर दिए, तो पाई इक्वल टू 3.14 रख दिए, r हमारा 2.4 है, और ये L1 4 है, L2 3 है, तो 4 3 7 हो गया, और जब तीनों का गुणा करा दिए तो 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों जो मनोहर रेखा 13E है, प्रश्नावली 13E है, उसका 21वां क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर गुणित 120 सेंटीमीटर गुणित 110 सेंटीमीटर है में 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब डाली जाती हैं तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी तरह ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेता है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 गुणित 7.5 गुणित 6.5 है तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती है ताकि उसमें से पानी बाहर न बहे। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि ये टंकी का आयतन निकाल लेंगे, टंकी का क्या आयतन है, और जितना पानी है उतना हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो टंकी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। 1 2 3 0 आप लगा दीजिए,
उसके बाद 15 गुणित 12 गुणित 11 कर दीजिए। 15 गुणित 12 हो जाएगा 180, और 180 में 180 वाला जीरो हटा दीजिए, 18, और 18 गुणित 11 हो जाएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब। आप इतनी तेजी से सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीखने के लिए आप हमारी सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज को देख सकते हैं। तो हमारा आ गया 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी में, टंकी में पानी, मौजूद पानी का आयतन कितना है? 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। तो अभी कितना पानी भरा जा सकता है? तो माइनस कर दिए, इन दोनों को क्या कर दिए? माइनस कर दिए, तो 18,50,400 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान लेते हैं, ये जो ईंटें हैं ना, ईंटों का आयतन निकाल लेंगे और मान लेंगे हमारे पास n ईंटें हैं जो कि भरे जाने हैं, और उसी के आयतन का 1/17 निकाल लेंगे। तो क्योंकि प्रत्येक ईंट अपने आयतन, अब हम क्या करेंगे, माना छिद्र वाली ईंटों की संख्या n है, तो n ईंटों का आयतन हो जाएगा। तो एक ईंटों का आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और उसमें n से गुणा कर देंगे। तो देखिए जब ये इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1096.875 आएगा, और n का गुणा कर देंगे तो n आ जाएगा। इतने टोटल ईंटों का आयतन इतना ही है। अब इसने कहा है कि आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेता है, तो आयतन जो है का सोखा गया पानी n/17 गुणित इतना कर देंगे 1096.875। अब क्या है कि हमारा जो है इतना पानी 18,50,000 सेंटीमीटर पानी जो है का आयतन टंकी में भरे जाना है, और उसमें से 1/17 n/17 1096.87 सेंटीमीटर क्यूब पानी ईंट सोख ले रहा है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, और कुल मिला के ईंट आयतन कितना है? 1096.875 n। तो हम इसको इधर ले जाएंगे। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1850400 बराबर n-n/17 और 1096.875। तो आप इसमें देखिए जो 875 है, इसमें हम सिर्फ ये भी सेम है, ये सेम है, और ये सेम है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे जो सेम है। तो 1096.875 कॉमन लिए, क्या बचा? n माइनस, या तो n भी कॉमन अगर हम ले लें तो हमें बचेगा n माइनस n/17 n माइनस, तो हम गुणा कर देंगे 17n, और 17 में से एक n घटा जाएगा तो 16n। तो हमारा क्या आ जाएगा? 16n 1096.875। अब आगे हम क्या करेंगे, n बराबर 18,50,400 गुणित 17/16, और ये जो 16 के नीचे 1096 है वो भी चला जाएगा। अब जो 16 के नीचे है देखिए वो भी चला जाएगा, और उसके नीचे चला जाएगा 1096.875 ये चला जाएगा। और उसके बाद जब हम हल करेंगे तो हमारा n बराबर 1792.41 आएगा। तो हम लिखेंगे अतः कुल 1792 ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें पानी बाहर न बहे। अब हम इसको सॉल्व ही कर लेंगे बच्चों। अगर हम नहीं सॉल्व कर, आप नहीं सॉल्व कर पाते तो ये देखिए 16 से इसमें हम भाग दे देंगे, 16 के 16 यहाँ जब भाग देंगे तो 16 के 16 2 5 25 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा 90 जाएगा, और उसके बाद 5 बार जाएगा 80 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा
और फिर 80, फिर 5 0, और फिर क्या करना है कि आप जो है इससे दशमलव लगा के भाग दिलवा के गुणा कर दीजिएगा, यहाँ आ जाता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका जो आंसर है n बराबर 1392 है, तो कुल 1392 ईंटें डाली जाती हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपके का उत्तर जरूर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा मनोहर रे की किताब 13 से का 22वां क्वेश्चन है। चौथा मनोहर रे का आप किताब देखिए, प्रश्नावली 13 खोलिए और उसका 22वां क्वेश्चन आपको चौथा मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो बच्चों आप देखिए, घाटी में वर्षा 10 सेंटीमीटर हुई है, तो हम लिखेंगे घाटी में वर्षा 10 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो 0.1 मीटर आ गया। और घाटी का क्षेत्रफल कितना है? 97,280 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हम इसको 1000 से अगर पूरा कर देंगे तो हमारा 97 अरब 28 करोड़ मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो पानी का आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणित लंबाई होता है, या गहराई कर दी, जो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 97 अरब 28 करोड़ गुणित 0.1 से, तो हमारा आ गया 9 अरब 72 करोड़ 80 लाख मीटर क्यूब। अच्छा, एक नदी के पानी का आयतन कितना है? 1072 किलोमीटर। तो 1072 किलोमीटर को हम 1000 से गुणा कर देंगे, और लंबाई और चौड़ाई है 75 गुणित 3। इन तीनों का जब हम गुणा करा देंगे तो हमारा आएगा 24 करोड़ 12 लाख मीटर क्यूब। तो 3 नदियों के पानी का आयतन हो जाएगा, ये एक नदी के पानी का आयतन है 24 करोड़ 12 लाख, तो 3 नदियों का हम गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 84 करोड़ 36 लाख मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ये हम लिख देंगे इस प्रकार, ये दोनों जो ये नदी के पानी है, ये 3 नदी का आयतन है, और जो घाटी का क्षेत्रफल है ये लगभग क्या है? बराबर है, क्योंकि वर्षा जब होगी तो जमीन को सोखते हुए आएगी, इसीलिए जो 3 नदी के पानी का आयतन है वो कुछ कम होगा। तो हमारा उत्तर इसके बराबर होगा। समतुल्य दिखाना है तो समतुल्य हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन 4 समाप्त होता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मनोहर रे की किताब 13D का 5वां क्वेश्चन है। मनोहर रे का जो बुक है उसके 13D का 5वां क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, टीन की बनी एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है। तो इसे बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति है, देखिए ये कुप्पी है, कुप्पी ये 10 सेंटीमीटर है का बेलन वाला भाग, और इसकी कुल ऊंचाई 22 है, बेलन वाला भाग 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 है। तो हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, ये 8 है तो हमारा त्रिज्या 4 हो जाएगा, अगर ये 18 है तो हमारा त्रिज्या 9 हो जाएगा। हम लिखेंगे छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या, अब 8 आ रहा है 2 से भाग देंगे, R1 9 हो गया। निचले भाग की त्रिज्या R2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 8 में से 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी 4 ही है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और छिन्नक की ऊंचाई क्या है? छिन्नक की ऊंचाई है आपका ये 10 है ना, और ये टोटल 22 है और ये 10 है, तो हम 22 में से 10 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई H2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? छिन्नक का क्षेत्रफल में
यल लगता है तो हम यल निकालेंगे। तो यल बराबर छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो R1 कितना है, ये 9 है और ये 4 है, तो 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब ये 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बार जैसे इसका आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 25 आ जाएगा और इसका 12 बार हम 144 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, 169 और बाहर निकलेगा तो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो टीन के चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छिन्नक का, मतलब ये वाला क्षेत्रफल इसका छिन्नक का और प्लस बेलन का, छिन्नक प्लस बेलन का। तो हम लिखेंगे टीन के चादर का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हम यहाँ पर पाई R1 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L प्लस 2 पाई R2 S2 कर दिए हैं। पाई 22/7, R1 9 है, R2 4 है और L है 13 प्लस 2 पाई 22/7, R2 4 है और S2 10 है। हम यहाँ से 22/7 कॉमन लिए तो 9 4 13 हो जाएगा और 13 13 हम 169 और ये क्या हो जाएगा 2 चौक 8 और 8 में 80 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिए तो 249 हो गया और फिर गुणा करा के हम मिक्स में चेंज कर दिए तो 782 से 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पांचवा क्वेश्चन भी देखिए कितना इजी था। हमारा पांचवा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए संकेतों के प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सिद्ध कीजिए। बच्चों ये सातवां क्वेश्चन जो है हमें छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सिद्ध करने के लिए कह रहा है। बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आपको मनोहर रे में प्रूविंग दिया हुआ है उदाहरण के पहले। छिन्नक वाला जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे आप 13.4 तो उसी के पहले दिया हुआ है। आइए हम प्रूफ करके देख लेते हैं इसको। हमने एक कोण बनाया, एक क्या बनाया, ABC एक शंकु बना दिया, ABC एक शंकु बना दिया और ये जो देख रहे हैं ना AB, इस पूरे को हम L1 मान लिए। क्या मान लिए, L1। और ये यहां से जो BD है इसको हम L मान लिए, इसको हम L मान लिए। ये जो BG है इसको हम R1 मान लिए और जो नीचे वाला है हम इसको R2 मान लिए। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। तो हम क्या करेंगे, जब ये पूरा इतना बड़ा L1 है और ये L है तो ये BD ये छोटा वाला क्या होगा, आप A और D यहाँ क्या होगा, इसको हम लिखेंगे ना L1 माइनस L। इसको हम क्या लिखेंगे कि AD क्या हो जाएगा, AD बराबर L1 माइनस L हो जाएगा। ये बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तो AD निकल जाएगा ना। और इसी तरह ये R है और हम इसको H1 पूरा यहाँ से यहाँ तक को H1 मान लेते हैं और ये जो यहाँ से यहाँ तक है H मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा H1 माइनस H। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना ABC, अब हम क्या करेंगे, ये जो समरूप सिद्ध कर देंगे। क्या कर देंगे, समरूप। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, माना ABC एक शंकु है जिससे एक छिन्नक बनाया गया। ABC ये देखिए शंकु है, ये और एक छिन्नक यहाँ काट दिए, बना दिया गया। जिस माना R1 R2 दोनों त्रिज्याएं, R1 R2 त्रिज्याएं तथा ऊंचाई H है। ऊंचाई क्या है, H। तो ये ऊंचाई जो है आपका ये H है उसका। तो हम त्रिभुज ABG लिए हैं, A B और G, ये वाला ये ABG लिए हैं। और क्या लिए हैं, त्रिभुज ADF लिए हैं। तो देखिए इसमें ये समांतर है, ये समांतर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कोण बराबर है। तो जब समांतर है और बराबर है, एकांतर कोण भी है ये, तो इसलिए क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABG समरूप त्रिभुज ADF। ये इसके क्या है, समरूप है। देखिए एक तो ये कोण बराबर हो गया है, एक ये कोण बराबर हो गया है।
ठीक, दो कोण बराबर हो गए तो समरूप हो गया। अच्छा, आप 9 में इसको पढ़े होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो आप देखिए, जब ये समरूप हो गए तो DF समरूप हो गए, ये और ये कोण ये समरूप हो गया, तो ये बटे ये बटे ये और ये बटे ये, मतलब DF, ये जो DF है त्रिभुज, DF बटे BG और AF बटे जो हमारा AF बटे है FG हो जाएगा। AG बड़ा वाला है, ये बटे ये और ये बटे ये और ये बटे ये, तो DF बटे BG, AF बटे AG और AD बटे AB हो गया। ये जो AD देख रहे हैं ना, AD बटे AB, ये सर्वांगसम जो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का ये शर्त होता है कि अगर कोई समरूप हो गया तो उसकी भुजाएं भी अनुपात में होती हैं। तो DF कितना है? DF ये देखो, DF है R1, DF है R2, DF है R2, BG है R1 लिख दिए। AF है आपका, AF को हम माने हैं H1 माइनस H। यहाँ पर देखिए AF, ये जो देख रहे हैं AF यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये H1 माइनस H है, और AG यहाँ से यहाँ तक H है, पूरा मानेंगे, मैं H1 माने हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा L है, L1 है, तो ये AB क्या है? L1 है, L1 लिख दिए। और ये क्या है? ये L है, ये पूरा L1 है, तो ये L1 माइनस L हो गया। अब आप देखिए, इसको अलग कर दिए, जो H1 और H1 है डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और H अपान H1 हो जाएगा। L1 और L1 को 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये L अपान L1 हो गया। उसके बाद क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में ऊंचाई का कोई काम नहीं रहता, इसलिए हम इसको हटा देंगे। तो हम लिखेंगे 1 माइनस L अपान L1 बराबर R2 अपान R1। अब ये देखिए आगे कि हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम इधर भेजेंगे, 1 माइनस R2 अपान R1 बराबर L अपान L1। आप देखिए, ये इधर गया और ये इधर आया, तो जो ये प्लस में है तो इधर माइनस हो गया, और ये माइनस में है तो इधर प्लस हो गया। हम इसको यहाँ सही से लिख दिए, L अपान L1 इक्वल टू 1 माइनस R2 अपान R1 लिख दिए। फिर इसका गुणा करा दिए, तो R1 माइनस R2 अपान R हो गया। और फिर यही चीजें हम पलट दिए, देखिए पलट दिए तो R को ऊपर और R1 माइनस R2 नीचे, इसको भी पलट दिए तो L1 ऊपर और L नीचे। आप क्या किए हैं? इसको पलट दिए, अगले स्टेप में पलट दिए गए। देखिए R1 ऊपर, R1 माइनस R2 नीचे, ये L1 ऊपर और L नीचे। अब इस L को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो R1L, L1 इक्वल टू क्या हो गया? R1L, L1 इक्वल टू क्या हो गया? R1L। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप देखिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु ABC का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये बड़ा वाला है, बड़े वाले में से अगर इस छोटे वाले को माइनस कर दे तो इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं? तो हम बड़े वाले का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई, क्योंकि इसका रेडियस R1 है, तो पाई R1 L1। शंकु का क्षेत्रफल होता है ना पाई RL, तो हम वही लगा दिए, पाई R1 L1 माइनस पाई R2, और इसका ये L क्या है? क्योंकि ये L है, ये L1 है, तो ये हो जाएगा, आपको बताया ही गया है, L माइनस L1 माइनस L, तो L1 माइनस L हो गया। अब पाई R1, L1 की वैल्यू क्या आई है? R1L अपान R1 माइनस R2, तो यहाँ लगा दिए L1 की वैल्यू LR, यहाँ से देखिए ना L1 की क्या वैल्यू है? R1L, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, माइनस कर दिए पाई R2। अब यहाँ L1 की वैल्यू लिख दिए R1L बटे R1 माइनस R2, L1 की जगह रखें और ये L हो गया। अब हम गुणा करा दिए पाई R1 पाई L और R1 का स्क्वायर, ये R1 है ना, स्क्वायर हो गया। इसमें जब हम गुणा कराए, इसमें हम पहले इसका इससे गुणा करा दिए, तो R1L है ही, इससे जब गुणा कराए तो माइनस R1L,
और माइनस माइनस प्लस हो गया R2L। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, R1L है R1L है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, पाई R2 का स्क्वायर, ये R2 है ना, R2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा L, R2 इंटू R2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा। नीचे R1 माइनस R2 यही रहेगा, ये भी वही उतर जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर R1 R2 सेम है और हम यहाँ पाई L कॉमन लेंगे, इसमें भी पाई L है और इसमें भी पाई L है, पाई L कॉमन ले लेंगे, बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे पाई R1 स्क्वायर L1 और यहाँ पर जो सूत्र आप देखिए लगा देंगे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। हम फार्मूले में क्या लिख देंगे, हम इसको आगे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पाई L और ये R1 R2 है तो हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का A प्लस B और A माइनस B का फार्मूला लगा देंगे R1 माइनस R2 का। और उसके बाद हम इसको बटे में कर देंगे R1 माइनस R2 और ये आप देखिए ये दोनों को कैंसिल कर देंगे तो पाई L R1 प्लस R2, यही हमारा छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय प्लस छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल और निचले आधार का, मतलब ये जो छिन्नक का ये तो पूरा क्षेत्रफल हो ही गया, अब ये नीचे वाला क्षेत्रफल और ये ऊपर वाला क्षेत्रफल। तो हम क्या लगाएंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या आया, पाई R1 R2L R1 लिख दिए प्लस नीचे का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर प्लस ऊपर का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। हम अब क्या करेंगे, पाई पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस ब्रैकेट में R1 R2 इंटू L प्लस ये R2 और ये R1, ये हमारा छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। थोड़ा सा बच्चों ये टफ जरूर है लेकिन आप जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का सूत्र सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ सेम फिगर बनेगा। हम इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, यहां से यहां तक L है और ये L1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा L माइनस L1। फिलहाल आयतन के लिए L का काम नहीं रहेगा, हम R1 और R2 देख लें, ये हमारे H है और ये H1 माइनस H हो जाएगा। सब कुछ सेम 6वें क्वेश्चन की तरह रहेगा, हम लिखेंगे भी कुछ स्टेप 6वें क्वेश्चन की तरह ही। आइए लिखते हैं। तो त्रिभुज माना त्रिभुज ABC शंकु है जिससे एक छिन्नक बनाया गया है। माना R1 और R2 दोनों सिरों की त्रिज्याएं हैं। मान लिए R1 R2 क्या दोनों सिरों की त्रिज्या है तथा इसकी ऊंचाई h है। ऊंचाई को क्या मान लिए h। अब त्रिभुज ABG ले लिए हैं, जो पहले हम लिए थे ये AB और G, और त्रिभुज ADF ले लिए। ADF में ये देखिए ये दोनों DE और DF, ये हमारा F है और हम ADG और ADF ले लिए हैं और इन दोनों में समांतर है। तो समांतर है तो ABG, ये जो AB और G है ADF तो समरूप हो जाएगा। और समरूप में आप जानते ही हैं कि DF अपान BG सभी जो भुजाएं हैं वो बटे में होती हैं और बराबर होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो ये जो DF है DF बटे BG बराबर AF, जो ये AF है A और F बराबर AG, और जो ये और उसके बाद ये जो AD है बराबर AB हो जाएगा। यहाँ हम लिख दिए हमारा DF है R2 और BG है R1, ये R2 है R1 है। AF हमारा ये है पूरा H, क्योंकि यहाँ टोटल H है और ये H1 है और यहाँ से यहाँ तक H है तो ये क्या हो जाएगा H1 माइनस H, ये जो है तो H1 माइनस H हो जाएगा बटे H, और ये हो जाएगा L1 माइनस L हो जाएगा। फिर ये तो ये L1 माइनस L लिख दिए हैं, क्योंकि ये हम आयतन निकाल रहे हैं
तो हमें इसका कोई काम नहीं होता, इसीलिए हम आगे इसको छोड़ देंगे। हम अभी यहाँ लिखते हैं R2 अपान R1 इक्वल टू एच कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस एच अपान H1 बराबर L1 कैंसिल कर दें तो 1 माइनस L अपान L1। अब हम L1 को कैंसिल कर दें तो 1 माइनस एच अपान H1 बराबर R2 बटे R1 हो गया। अब उसके बाद ये जो है H1 को हम इस तरह ले आए तो आप देखेंगे कि ये जब इधर जाएगा तो R2 माइनस R1 हो जाएगा इक्वल टू H अपान H1। हम इसको इधर रखे हैं और ये इधर रख दिए। अब R1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो R1 माइनस R2 अपान R1 आ गया। तो H1 इक्वल टू R1 अपान, ये पलट दिए। आप देखिए ये जो R1 है उसको पलट दिए हैं और H1 को भी पलट दिए। H को नीचे कर दिया, H1 को ऊपर। तो H1 अपान H इक्वल टू ये R1 पलट दिए तो R1 अपान R1 माइनस R2 कर दिए और ये H को मल्टीप्लाई कर दिया। H1 बराबर R1H बटे R1 माइनस R2 हो गया और हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे यहाँ। अब छिन्नक का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन। ये देखिए ये जो शंकु है इसकी आयतन क्या होगी? ये छोटा एक शंकु, छोटका और ये बड़का शंकु। तो बड़के शंकु में से छोटके शंकु को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? छिन्नक का आयतन हो जाएगा। तो एबीसी का शंकु, एबीसी का आयतन और शंकु एडीई का आयतन, शंकु एडीई का आयतन, शंकु एडी का आयतन हम निकाल लेंगे। 1/3 पाई बड़े वाले का है R1 स्क्वायर H1, छोटे वाले का 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H क्या है इसका? H1 माइनस H। अब पाई/3 इसमें से, पाई/3 इसमें से काम मान लीजिए। इसमें R1 स्क्वायर H1 बचा माइनस इसमें R2 का स्क्वायर और H1 माइनस H बचा। अब यहाँ देखिए H1 बराबर क्या आया है? R1H, तो वही उतार दिए हैं। H1 बराबर इसमें R1H R1 माइनस R2 कर दिए हैं, माइनस R स्क्वायर है इसमें भी H R1 बटे R1 माइनस R2, जो ये आया है वही हम यहाँ उतार दिए हैं, माइनस H कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो R2 है हम इससे गुणा करवा दिए तो R/3 हो गया माइनस R2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिए, इसको इसी तरह उतार दिए। H R1 हो गया और इसका मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस H R2। अब आप देखिए ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये R2 स्क्वायर जब यहाँ जाएगा R2 से गुणा होगा तो हो जाएगा R3 R क्यूब, R2 का हो जाएगा R क्यूब और ये H वही रहेगा। अब देखिए ये सेम है R1 R2, यहाँ से हम H कॉमन ले लिए, बाहर निकाल दिए तो R/3 R1/3 माइनस R2/3 आ गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिए, सूत्र लगा दिए तो a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया और बाकी सब उसी तरह से उतार दिए। उसके बाद क्या करेंगे? ये और ये कैंसिल कर देंगे तो पाई/3 H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यही हमारा सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में हम क्षेत्रफल का सूत्र सिद्ध करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में हम 8वें का सिद्ध करेंगे। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 13.5 समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।